लेंथ के डायमेंशंस, b इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई। फॉर्मूला क्या है? b इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई इंटू एल। अब एफ का मतलब कौन है? फोर्स के डायमेंशंस पार्थ, L1 M1 T माइनस 2 अपॉन आई, आई मतलब करंट, करंट के डायमेंशंस, L मतलब लेंथ, लेंथ के डायमेंशंस L1। तो इसको फाइंड करने के लिए L1 L1 कट हो जाएगा, अब ये बनेगा M1 T माइनस 2 I माइनस 1। अब ये डायमेंशन जो है आप फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे? नोटबुक एंड पेन होगा तो, बट ओरली बोला तो ओरली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये सारा पार्ट ओरली कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब फाइनल एग्जाम देंगे तो इतना टाइम नहीं होगा एक एक फॉर्मूला पुट करके सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना। ये पूरा विजुअलाइज हमें करके सिंप्लीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट रितेश, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये म्यू नॉट वाला। फोर पाई -7 यूनिट वेबर ऑन एम्पियर मीटर। अब इसके डायमेंशंस फाइंड करना है, डायरेक्ट डायमेंशन ही प्रिपेयर कर ले। बट वेबर किसके डायमेंशंस थे? मैग्नेटिक फ्लक्स के। गायत्री, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए, एरिया। अब मैग्नेटिक इंडक्शन की यहाँ पे है डायमेंशन, एरिया के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? L2 M1 T माइनस 2 I माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में A मतलब कौन? एम्पियर, I1, मीटर मतलब लेंथ यानी L1, तो क्या हो गया डायमेंशंस? L1 M1 T माइनस 2 I माइनस 2। ये किसके लिए हो गया डायमेंशंस? फॉर इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी यही करना है हमें, रैंडमली कोई भी फॉर्मूला अगर आ रहा है तो उसमें वैल्यू पुट करके हमें उसके डायमेंशंस फाइंड करना है, ठीक है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 12 डायमेंशंस अभी लर्न चाहिए, ठीक है। अगर वो लर्न नहीं तो कोई भी डायमेंशंस हम डिफाइन नहीं कर सकते। आगे जैसे कि आपको बोला है कि सरफेस टेंशन है, हिमांशु सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोलो। सगळ्यांच्या नोटबुक क्लोज करा बाळांनो, देख के बोलेंगे तो फिर मीनिंग नहीं इसमें कुछ। हिमांशु नहीं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता नहीं, देवशी केला नहीं हूँ प्रिपेयर। पार्थ, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। अब यहाँ पे गायत्री, गायत्री नहीं श्रुति, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T माइनस 2, लेंथ के डायमेंशंस L1 L1 ओके, क्या बचा? M1 T माइनस 2। इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है उसके डायमेंशंस हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 30 नोन है उसके तो आ जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस की है। अभी अननोन फॉर्मूले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपको बोला है फ्रीक्वेंसी, क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी, और इसका नंबर बनेगा अब 32। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम। क्या होता है? 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम। सुना है क्या वर्ड फ्रीक्वेंसी? कभी नहीं सुना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। अब देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। म्हणजे जेव्हा आपल्याला शॉक लागतो तेव्हा काय होतं? मुंग्या येतात, मुंग्या येतात म्हणजे काय होतं? वाइब्रेशंस आते हैं। वाइब्रेशंस जो आ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन जो बॉडी में एंटर कर रहे हैं वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड में वो 50 टाइम्स क्या होते हैं? वाइब्रेट करते हैं। आज घरी जाऊन चेक करू शकता तुम्ही, ठीक है। उसके बाद में हमने कल साउंड वेव के बारे में डिस्कस किया था कि जो साउंड हम सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से बड़ा एंड 20 किलो हर्ट्ज से छोटा चाहिए, तभी हम उसको समझ सकते हैं एंड सुन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम। अब इसके डायमेंशन चाहिए, T-1, क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टाइम मतलब टाइम है, तो यहाँ पे 1 अपॉन T1 आएगा, T1 ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना बनेगा? T-1 हो गया। T+1 ऊपर जाके क्या बनेगा? T-1, ठीक है। तो ये बने फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस। मतलब कोई भी नया फॉर्मूला आ रहा है अभी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, हमें मालूम है कि उसके डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला एनर्जी
stored in कैपेसिटर। कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी है और उसका फॉर्मूला आपको बोला है कौन सा है, 1/2 इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सी दिख रहा है इसका मतलब है कैपेसिटेंस। क्या है सी मतलब? कैपेसिटेंस। एंड ये कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। उसके बाद में जो V दिख रहा है इस V का मतलब है पोटेंशियल। तो अब इनके डायमेंशंस आपको पुट करने हैं एंड ये डायमेंशंस पुट करने के बाद आपको फाइंड करना है कि ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो है उसके लिए डायमेंशंस क्या बनेंगे। L2M1 T-2। ये कैसे किया? कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एनर्जी के लिए डायमेंशंस क्या होते हैं हर बार? L2M1 T-2। समझ में आ रहा है? लेकिन वो याद नहीं आता तो हम इस फॉर्मूले के ऊपर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर करना या छोड़ देना है, क्रॉस चेक कर लेते हैं ना जो आपने बोला है वो। देखो चार्ज अपॉन पोटेंशियल है। चार्ज के क्या होते हैं? I1 T1। पोटेंशियल के L2M1 T-3 I-1। तो ये कैपेसिटेंस के चार्ज अपॉन पोटेंशियल यानी कैपेसिटेंस के डायमेंशंस क्या बनेंगे फिर? L-2 M-1 T4 I2। ये क्लियर है? अब उसके बाद में पोटेंशियल के डायमेंशन तो हमारी लिस्ट में आती है जो हम प्रिपेयर करते हैं। क्या होगा पोटेंशियल के लिए? L2 M1 T-3 I-1। तो ये दोनों डायमेंशंस अभी हमारे पास है। अभी इनको पुट करके हमें एनर्जी के डायमेंशन चाहिए। ठीक है, तो देखो 1/2 नंबर है, उसको कोई डायमेंशन नहीं है। C मतलब कैपेसिटेंस, उसके डायमेंशन कितने हैं? L-2 M-1 T4 I2 इंटू V के जो डायमेंशन है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो L2 का स्क्वायर बनेगा 4, M1 का स्क्वायर, T-3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा? जिनका बेस सेम है उनकी पावर की एडिशन। तो बोलो +4 -2 +2 +2 -1 देन -6 +4 कैंसल कैंसल L2M1 T-2। यानी एनर्जी कोई भी हो उसके डायमेंशंस हमेशा से क्या रहेंगे? L2M1 T-2 L2M1 T-2। ठीक है, तो आज की लिस्ट में हमें ये दो फॉर्मूले मिल गए, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वाला। हो गया? नेक्स्ट लिस्ट में का नेक्स्ट फॉर्मूला आता है जिसके लिए आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं एंड वो है सेल्फ इंडक्टेंस। कौन है? सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस मतलब इसको हम डिनोट करते हैं बाय यूजिंग अल्फाबेट दैट इज L। सेल्फ इंडक्टेंस इसका नोटेशन क्या है? L। अब इसका फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का L = E/di/dt। यहां पे E का मतलब होगा पोटेंशियल, देन I का मतलब होगा करंट। अब ये अपॉन में टाइम था, 1/1 में ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब डायमेंशंस के लिए हमें ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। चलो अब देखते हैं कितने लोग डायमेंशंस फाइंड कर पाते इसके। सेल्फ इंडक्टेंस यानी L, इसके डायमेंशंस। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, परत एकदा। थोडी सी मिस्टेक, I-2 करेक्ट आहे। तू 4 म्हटला होता, T-4। हां, चलो हो गया। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल के डायमेंशंस क्या होते हैं? L2M1 T-3 I-1 इंटू
हाँ किसके पोटेंशियल के, नहीं फाइनल आंसर में ना, हाँ L2M1 T-2 I-2, फिर करेक्ट आंसर सबका आ गया हिमांशु, बार ठीक है। देखो पोटेंशियल के क्या है, L2M1 T-3 I-1 इंटू टाइम है मतलब T1 अपॉन करंट है मतलब कौन I1। अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 2 एज इट इज रहेंगे, M1 एज इट इज, T के लिए -3 + 1 I + 1 ऊपर जाके -1 -1 L2M1 T-2 I-2 L2M1 T-2 I-2 L2M1 T-2 I-2, ये क्या हो गए डायमेंशंस, किसके लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। एंड जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वैसे ही फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है हम इसको डिनोट करते हैं बाय यूजिंग एम यानी मास नहीं, एम यानी क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला सेम है, एम इज इक्वल्स टू वही आएगा पोटेंशियल इनटू टाइम अपॉन करंट। तो इसके लिए डायमेंशंस क्या होंगे बोलो, सेम ही रहेंगे, फॉर्मूला सेम तो डायमेंशन सेम, L2M1 T-2 I-2 हो गया, ठीक है। तो 31 की लिस्ट में आज 4 ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए अभी लिस्ट में 35। आज एकदम सिंपल थे 3, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था। पहला फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट 1 अपॉन टाइम, दूसरा डायमेंशन सिंपल है बट फॉर्मूला डिफिकल्ट था, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी होती है, हाफ CV², तो उसमें डायमेंशंस एनर्जी के रहेंगे L2M1 T-2। उसके बाद में आता है सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होता है, पोटेंशियल इनटू टाइम अपॉन करंट, डायमेंशंस L2M1 T-2 I-2। एंड उसके बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस में फिर से पोटेंशियल इनटू टाइम अपॉन करंट, डायमेंशंस L2M1 T-2 I-2। क्लियर, चलो तो लिस्ट जो है वो बढ़ाते जाओ और साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। हिमांशु फॉर्मूले के ऊपर और थोड़ा वर्क करना है बेटा, ठीक है ना, होनी चाहिए, ठीक है। गायत्री सब हो गए फॉर्मूले, क्या क्या फिर से दिखाओ क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला वही है बेटा, पोटेंशियल इनटू टाइम अपॉन करंट, तो डायमेंशंस भी सेम रहेंगे L2M1 T-2 I-2। तो ये होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस। इससे अपार्ट हमने लास्ट 2 लेक्चर से डिस्कशन शुरू किया था अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कितने होते फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, 4, मतलब नेचर में जो कुछ भी इंटरेक्शन चल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, नहीं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फोर्स छोड़ के नेचर में कोई और फोर्स मतलब एग्जिस्ट नहीं होता है। बाकी जो फोर्सेस हम स्टडी करते हैं वो इनकी वजह से इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो बेसिक फोर्सेस, जैसे कि स्टार्ट में जब हम फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कुछ लोगों ने एग्जांपल बोले थे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, समझ में आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आपने एग्जांपल बोला था। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है, फंडामेंटल फोर्स है क्या, नहीं है, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स आया कहां से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्योंकि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के ऊपर, सरफेस के ऊपर जब भी हम प्लेस करते हैं तो इन दोनों के बिटवीन जो भी फ्रिक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि इसको मूव करने के लिए हमें थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसका रीजन ये है कि इसके सरफेस के ऊपर जो भी एटम है उसका न्यूक्लियस इसके सरफेस के ऊपर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एंड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइनली गिव्स राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब इस तरह से हम आगे जितने भी फोर्सेस स्टडी करेंगे सारे फोर्सेस कहां से आने वाले हैं, बेसिकली सारे फोर्सेस के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल सुना, क्या आना चाहिए, सबसे पहले ये इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू मास। जिस बॉडी के पास मास होगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। उसके बाद ये सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, जो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कब आएगा, बॉडी के पास चार्जेस होंगे,
लेकिन हम नेचर में किसी भी बॉडी की बात करेंगे तो हर एक बॉडी के पास मास भी है, हर एक बॉडी के पास चार्ज भी है। इसका जब भी कोई भी इंटरेक्शन होगा बॉडी में तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो बॉडी का मास रहेगा, एक तो बॉडी का चार्ज रहेगा। अब बॉडी को मास देने का काम कौन करता है? क्या बॉडी को मास? प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर छोटी बॉडी में कुछ है ही नहीं। उसी तरह से बॉडी को चार्ज देने का काम कौन करता है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास तो है ही नहीं, ठीक है। कौन सा है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास जो भी चार्ज होगा उसको के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ 3, एक प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। बाद में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। जो न्यूक्लियॉन्स उसमें प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन मेन कौन है? प्रोटॉन। एंड ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ओवरकम करके भी सारे न्यूक्लियॉन्स उस न्यूक्लियस में रहते हैं। अब न्यूक्लियस की साइज कितनी है? रेडियस बोली थी न्यूक्लियस की, कितनी है? इन द रेंज ऑफ 10 to the power -15 मीटर। 10 to the power 1 मीटर मतलब 10 मीटर। 10 to the power -2 मीटर मतलब सेंटीमीटर। 10 to the power मतलब मिलीमीटर। 10 to the power -6 मीटर मतलब आज का क्वेश्चन है ना, माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन। 10 to the power -9 मीटर मतलब नैनोमीटर। 10 to the power -2 मीटर मतलब पिकोमीटर। 10 to the power -15 मीटर मतलब फर्मी मीटर। समझ में आया? तो हम सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड मिलीमीटर तक आपल्याला डोळ्याने व्यवस्थित दिसत नाही, ठीक है ना। वहां पे हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप ने डायरेक्ट भिंग वगैरह असं उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रेंज कितनी है? 10 to the power -15 मीटर। एंड इतने छोटे से स्पेस में सारे प्रोटॉन्स तो उनको पकड़ के रखने वाला कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड उसके बाद में लास्ट वन आता है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स से डिस्कशन करते करते हमने कंसेप्ट का डिस्कशन शुरू किया था, दैट वाज रेडियो एक्टिविटी। एंड इस रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते टाइम हमने देखा था कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के ये दो पार्टिकल एंड ये रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम वहां क्या हुआ था? बीटा पार्टिकल को हमने बोला था एक तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वो इमिट करते। ये क्वेश्चन था के ऊपर मिल गया आंसर इसका। प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन ब्रेक करतो। गुड। परत एकदा हळूहळू एकदम। इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन प्रोटॉन क्या होता है? ब्रेक होता है। तो आप ध्यान से सुनो, आगे की जो बातें हैं थोड़ी सी दिमाग के ऊपर से जाने वाली है, बट उसमें हमें इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर। हाँ, समझ में तो भी कुछ इश्यू नहीं है, ये सब कुछ देखने वाला न्यूक्लियर फोर्स जो कंडीशन है जिसमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन लास्ट में चार्ज निगेटिव है एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब बोलते हैं पॉजिट्रॉन मतलब एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन की है उसके एग्जैक्ट प्रॉपर्टी वाला ये पार्टिकल है एंटी पार्टिकल। जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा,
मैग्नीट्यूड कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मास कितना इलेक्ट्रॉन इतना। अगर इसका मास 1.67 होता तो प्रोटॉन बनता, बट इसका मास कितना आहे, इलेक्ट्रॉन जितना मास आहे, म्हणजे दिसायला वगैरे सगळं काही इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी पार्थ, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की पोलैरिटी निगेटिव है, इसकी क्या है पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको एंटी। इस सबसे पहले 1929 में कार्ल एंडरसन, ठीक है, आगे मैं लिख के दूंगा, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। अब क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, अब उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले कंडीशन ये है कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, E इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर। ई का मतलब सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर बोला था कि जो दिए थे टू m इंटू सी का स्क्वायर। अब ये आइंस्टाइन के इस इक्वेशन के डिस्कवरी की बाद में हमें समझ में आ गया कि न्यूक्लियस का जो भी थ्योरेटिकल मास होगा, थ्योरेटिकल मास मतलब जो अपन पेपर में कैलकुलेट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मास निकाला, हाइड्रोजन कौन है एक प्रोटॉन, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये क्या हो गया हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास हो गया। हीलियम के न्यूक्लियस का मास, हीलियम क्या है He24, मतलब 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मतलब 4 पार्टिकल, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये हीलियम के न्यूक्लियस का मास हो गया। इस तरह से जो निकालते हैं वो थ्योरेटिकल मास हो गया। एंड अगर हम इसी न्यूक्लियस का मास एक्चुअल में वेइंग स्केल का यूज करके मेजर करेंगे तो हम उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल मास। तो ये दोनों मास सेम होने चाहिए थे, लेकिन नेचर में ये किसी भी एलिमेंट के केस में सेम होते ही नहीं है, इनमें क्या होता है डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब थ्योरेटिकली हम कंसीडर जो करते हैं वो फैक्ट है ही नहीं, वहां पे ऑलवेज जो प्रैक्टिकली मेजर करेंगे वो मास थोड़ा सा कम होता है, लेस होता है, इसका मतलब मास का क्या हो गया डिफेक्ट आ गया, मास का क्या हो गया एरर आ गया, मास का क्या हो गया डिस्ट्रक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना, मतलब मास क्या हो गया कम हो गया। तो ये मास कम क्यों हुआ, इसके बारे में हमें आगे एक्सप्लेनेशन मिलता है। ये जो मास डिस्ट्रक्ट हुआ है उसका कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। एंड ये एनर्जी जो है फिर जाके वर्क कर रही है एज ए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी बन रही है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब केस क्या होती है, देखो हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं कि एनर्जी होगी तो वर्क होगा तभी फोर्स एक्ट होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स हम बोल रहे थे कि न्यूक्लियस को पकड़ के रखता है, तो उसको पकड़ के रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करने का काम जो एनर्जी करती है उसको हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहां से आ रही है, सिंपल कंसेप्ट है, जो मास न्यूक्लियस का होना चाहिए था उससे कम होता है, मतलब मास का डिस्ट्रक्शन हो गया। आइंस्टाइन ने बोला कि जो भी मास डिस्ट्रक्ट होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर वो एनर्जी यूटिलाइज होकर क्या करेगी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखेगी, पकड़ के रखेगी। समझ में आ रहा है, ये एनर्जी कैसे पकड़ के रखती है, इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक जापानीज साइंटिस्ट आता है युकावा, एंड ये युकावा की थ्योरी एक्सप्लेन करता है और वो बोलता है कि जो प्रोटॉन होता है, पीछे से एक प्रोटॉन उसको रिपेल करने को आ गया कि ये क्या करता है सडनली खुद का पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है एंड न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या है, उनके मासेस लगभग सेम है, बस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज था, कौन सा चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 वाला। तो प्रोटॉन ने क्या किया, प्रोटॉन ने किया मतलब इस एनर्जी का जो फोर्स है ये पॉजिटिव करता है, प्रोटॉन का जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज उसको निकाल देता है, ठीक है। फिर ये प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, अब न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन के साथ रिपेल नहीं करेगा। एट द सेम टाइम ये न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं, इस कन्वर्जन में कभी कभी अपना निगेटिव चार्ज इमिट कर देते हैं एंड प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। देखो जब मैंने न्यूट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया था मैंने उसको चार्जलेस लिख के नहीं दिया था, मैंने क्या लिख के दिया था न्यूट्रल एंड चार्जलेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चार्जलेस म्हणजे कोणताच नहीं है, न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो न्यूट्रॉन ने क्या किया, खुद का निगेटिव चार्ज इमिट कर दिया। अगर न्यूट्रॉन का निगेटिव चार्ज चला गया मतलब इक्वल का पॉजिटिव चार्ज पीछे रहेगा एंड ये न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किस में होगा, समझ में आ रहा है। आगे आप न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, तो ये
चलता रहता है। हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में कंटिन्यूसली प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटर कन्वर्जन की वजह से सारे न्यूक्लियंस को पकड़ के रखा जाता है। ये नॉर्मली होता है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा है, 83 कौन है? बिस्मथ। इसको बोला जाता है हेवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट, जो सबसे हेवी है फिर भी स्टेबल है, ऐसा एलिमेंट है। तो उनमें ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि वो अनस्टेबल होते हैं, एंड जब वो बीटा डीके करते हैं तो वो क्या इमिट करते हैं? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द। समझ में आ गया अभी न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, कहां से निकला? क्लियर है? ठीक है, इसमें से रट्टा नहीं मारना, याद भी नहीं करना है, बस कंसेप्ट क्लियर करनी थी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस कैसे एक्ट होता है। तो इनको, ये जो बीटा इमिशन हो रहा है, इनके इमिशन को कंट्रोल करने के टाइम जो भी फोर्स इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो चारों फोर्स क्लियर हो गए। अभी कौन से 4 फोर्सेस? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो पार्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे होता है? कहां पे होता है? न्यूक्लियस क्या काम है उसका? न्यूक्लियस को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। क्यों पकड़ के रखना है? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां पे होता है? रेडियो एक्टिविटी में जब न्यूक्लियस से प्रोटॉन इमिट होते हैं, प्रोसेस को कहा जाता है बीटा डीके। बीटा डीके को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एक्ट होता है वो बनता है न्यूक्लियस। हो गया क्लियर? ये रहेंगे 4 फोर्स। इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का यूनिट मास, मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, टेंपरेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, सिंबल्स जो हम डायमेंशन में यूज करते हैं। लेंथ का सिंबल एल, मास के लिए, टाइम, टेंपरेचर, टी, यस नहीं, टाइम का क्या है? टी, टेम्परेचर के, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? तो देखो, जब फर्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल इंट्रोड्यूस की थी तो यही कुछ भयानक लग रहा था, लेंथ, मास, हे ठीक होतो बरोबर, पुढे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बट अभी रोज रोज वही कर रहे हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। जब हम उसको सिखाते हैं तो उसको एडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा। एक बार ब्रेन में इमेज फॉर्म हो गई, उसको समझ में आ गया, वहां से उड्या मारून आंसर देतो अपन। ठीक है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? 4 नहीं 7। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यूनिट उसके लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हो गया। डायमेंशंस में लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखी थी डिराइव्ड क्वांटिटी, जो हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। कहां से डिराइव करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर से। कितनी डिराइव्ड क्वांटिटी? मालूम ही नहीं हमें, है ना, वो बढ़ती जाने वाली है। ठीक है, जैसी गरज पड़ती है वैसे हम उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी, एंड जिनके ऊपर से हम और क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। शुरुआत की थी फ्रॉम, जिसका यूनिट था मीटर स्क्वायर, एल इंटू एल मतलब क्या? मीटर स्क्वायर। उसके बाद में वॉल्यूम, जिसका यूनिट था मीटर का क्यूब। उसके बाद स्पीड, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी, मीटर पर, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फोर्स, फोर्स से कुछ अलग शुरू होता है। फोर्स में क्या था? यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है। उसके बाद में आता है वर्क, वर्क का फॉर्मूला इनटू डिस्प्लेसमेंट,
क्या था, फोर्स इंटू उसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसको ही हमने न्यूटन मीटर बोला था, एंड न्यूटन मीटर का मतलब जूल था। उसके बाद में आती है पावर। पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क अपॉन टाइम का यूनिट जूल पर सेकंड, एंड जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम, वैट। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब या फिर वैट। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी, हाँ जूल अपॉन सेकंड। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर, यूनिट जूल। पोटेंशियल एनर्जी mgh, यूनिट जूल। देन प्रेशर पास्कल, पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड और दो इंपॉर्टेंट थी, एक चार्ज I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, यूनिट एम्पियर इंटू सेकंड, जिसको हम बोलते हैं कूलम। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं फॉर्मूला, वर्क अपॉन चार्ज मतलब जूल पर कूलम, एंड जूल पर कूलम मतलब वोल्ट। ये 12 क्वांटिटीज जो डिराइव्ड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके लिए हमने इसी के डायमेंशंस लर्न किए थे। एरिया के डायमेंशंस, आता विचार नाही करायची गरज पडली पाहिजे। एरिया के डायमेंशंस, वॉल्यूम के डायमेंशंस, वेरी गुड। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फोर्स न्यूटन, जो फोर्स के वही न्यूटन के, न्यूटन, न्यूटन, वर्क L2m1 T-2, काइनेटिक एनर्जी L2m1 T-2, पोटेंशियल एनर्जी L2m1 T-2, जूल L2m1 T-2, वर्क L2m1 T-2, देन पावर L2m1 T-3, बस। वैट L2m1 T-3, करंट I1, नहीं करंट है फक्त I1, करंट I1, करंट I1, चार्ज है तो I1 T1, पोटेंशियल है तो L2 m1 T-3 I-1, ठीक है। ये अगर 12 फॉर्मूले एंड उसके डायमेंशंस लर्न कर लिए तो बाकी आप देख रहे हैं कोई भी फॉर्मूला आ रहा है या 12 पैकीच कुठल्या तरी क्वांटिटी आपल्याला यूज करायची है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हो जाएगा। अभी हमारी लिस्ट में 35 हो गए फॉर्मूले, समझ में आ रहा है ना। ये प्रिपेयर करनी पड़ेंगे, इसको कुछ भी एक्सक्यूज नहीं है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो ये बहुत सिंपल टास्क है, फॉर्मूले लर्न करना, समझ में आ रहा है ना। अभी न्यूमेरिकल सवाल शुरू नहीं किए हमने, बस ये अगर नहीं हो गया तो आगे फॉर्मूले नहीं होंगे तो हम डायमेंशंस नहीं डिराइव कर सकते, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा परमिटिविटी के डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी विल बी। आप परमिटिविटी मालूम है तो डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। रितेश, तो हमें इसके ऊपर से डायमेंशंस निकले। कूलम मतलब डायमेंशंस I1 T1, उसका स्क्वायर करेंगे I2 T2, न्यूटन मतलब L1 m1 T-2, मीटर का स्क्वायर मतलब L2। अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 2 + 1 3 L-3 +1 ऊपर जाके -1 T4 I2। इनको पॉसिबल है, डायमेंशंस आप लर्न कर सकते हैं, समझ में आया ना। ये डायमेंशन्स लर्न तो ये भी करने का हमारा टाइम बचेगा, लेकिन सुरुवातीला एवढं सगळ्यांना पॉसिबल नसतं, म्हणून मी तुम्हाला एक्सक्यूज दिले की फर्स्ट 12 लर्न करो एंड उसके बाद में फॉर्मूले के ऊपर से कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद में अभी रैंडमली कोई भी क्वांटिटी आपको देंगे μ0 × ε0, इसके डायमेंशन कैसे हो जाएगा। μ0 के डायमेंशंस T-2 ε0 के डायमेंशंस अभी कैलकुलेट कीजिए, करो μ0 × ε0। L-2 m कट लियू का L-2 L-2 T2, ठीक आहे। हे बघा -3 + 1 -2 +1 -1 कैंसल, +4 -2 +2 I-2 I+2 ये भी कैंसल, तो ये बन गया μ0 × ε0। अब सेम वे आपको फाइंड करने हैं डायमेंशंस फॉर √of μ0 × ε0।
अब रूट है, देखो यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट आ रही है, नए पेज पे लेते हैं। स्क्वायर रूट जो होता है इसका मतलब होता है जो भी 2, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो ये 5 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बट रूट का मतलब होता है 1/2। पावर की पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा 2 × 1/2 मतलब 1, तो रूट ऑफ 25 होता है 5। समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर आप रूट ऑफ 81, क्या लिखेंगे इसको, डायरेक्ट लाइन नका सांगू, स्टेप बाय स्टेप, हे माहिती है, पुढे माहित नसणारे येणार आहे, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, अब रूट आ गया मतलब हम क्या करने वाले उसको पावर 1/2 बोलने वाले, फिर पावर की पावर का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, कितना बनेगा फिर ये 9⁻1 मतलब 9। अभी जो हम डायमेंशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ ऐसा ही मैंने बोला, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, इसके डायमेंशन चाहिए। गुड, नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, इसके डायमेंशंस क्या थे, इसके डायमेंशंस थे L-2 T2। क्या करना है बस, L-2 T2 एज इट इज, बस रूट को निकाल के पावर को लिख दिया 1/2। अब पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो -2 × 1/2, 1/2 × 2 हो गया -1 +1। अब सेम डायमेंशंस फाइंड करो, 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन। क्या होगा बस, इसका रेसिप्रोकल उल्टा होगा, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, L1t-1, L1t-1 हो गया। इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स करते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी जो है स्क्वेअर के हमने एग्जांपल देखे थे, 3 मिनिटात तुमचे आन्सर येत होते बरोबर, आता किती मिनिट मध्ये येतात बघू आपण। रूट ऑफ 1000 एंड आन्सर मुझे डिजिट में चाहिए विथ डेसिमल, ते तुमचं काहीतरी फॅक्टरायझेशन करून सांगू नका, 5√20, 7√25 असे ऑप्शन नसतातच आप। रूट ऑफ 1000 मतलब कितना, 10 क्यूब, ये 10 हो सकता है ना, बट ऐसे ऑप्शन होते ही नहीं, तो इस मेथड को हम नहीं करेंगे। 10⁻3/2 वैसे नहीं होगा, नंबर चाहिए हमें, सिंप्लीफाई करो 45.32 ऐसे नंबर में चाहिए। जैसे 9 का कैसे बोल रहे थे, 25 कैसे बोल रहे थे, 5 वैसे नंबर बोलेंगे। नहीं नहीं, अप्रॉक्सिमेटली, एग्जैक्ट नहीं बट अप्रॉक्सिमेटली आसपास, काही पण का 10⁻6, देखो 17 के आसपास, 70 का स्क्वेअर होता है 4900, हो ना, आसपास म्हणतो ना तू, तो 70 का स्क्वेअर कितना है 4900, इधर कितना है 1000, एवढं आसपास नसतं ते। वेरी गुड, 30 से लेके 35 उसके इन बिटवीन, ये हो गए अप्रोक्सीमेट रेंज। कैसे, देखो ये बड़ा नंबर दिख गया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल शिफ्ट करेंगे, एंड डेसिमल शिफ्ट करके इसको 1 या 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैं इसको अगर 10 लिखूंगा तो इंटू कितना आ रहा है 10 की पावर +2। फक्त कंडिशन लक्षात ठेवायची, स्क्वेअर रूट में ये नंबर के लिए एप्लीकेबल है, डायमेंशंस के लिए नहीं। स्क्वेयर रूट में जो भी हम 10 की पावर लेंगे वो कंपलसरी इवन चाहिए, वो ऑड लेके सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्या लेना है हमें, 10 की पावर कंपलसरी इवन। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 10 × 10 की पावर +2, अब यहाँ पे रूट में आएगा 10 की पावर +2 है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से वही, रूट में था मतलब 10 की पावर +2, पावर कितनी आ गई 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया। तो
तो ये आएगा इंटू 10। अब ये रूट 10 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसके लिए हमें रेंज फाइंड करनी पड़ती है कि अगर ये 9 होता तो इसका रूट हम 3 लेते, अगर ये 16 होता तो इसका रूट हम 4 लेते। समझ में आ रहा है? इसलिए 10 का स्क्वायर रूट 3 के आसपास होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो मैं इसको 3.1 लेता हूँ इंटू 10, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 31 का स्क्वायर जो है वो 1000 रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शंस रहते 31, 31.25, तो हमें ये अप्रोक्सीमेशन चाहिए। 70 के आसपास ऐसे नहीं, 10⁻³ वैसे भी नहीं। ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल था, अब ये और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। रूट में बोला है आपको 0 है, बट इसके लिए कंडीशन क्या है, कुछ स्क्वायर आपको लर्न करने पड़ेंगे। बोलो मुझे एक बार, 1 का स्क्वायर, वेरी गुड, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, सगळ्यांना माहिती आहे, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 41, बर 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है, आगे 11 स्क्वायर, 121, 12 स्क्वायर, 124, 13 स्क्वायर, हाँ 144, 13 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर, एवढा वेळ 196, 15 स्क्वायर, 225, 16 स्क्वायर, 256, 17 स्क्वायर, 289, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 17 पासून समोरचे सगळ्यांनी लर्न करून घ्या, कळालं ना? विचार करावा लागत होता किंवा आठवत नव्हते। उसके बाद में 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 484, 23 का स्क्वायर, वेरी गुड, 529, कसं काय मध्येच एकच आठवलं, 24, 576, 25, हां हे माहीत असतं सगळ्यांना, 26, 676, 27, 729, कन्फर्म, 27, 04, 49, 28, 9, 2, 7, हाँ 729, 28 का स्क्वायर, 28, 4, 64, 32, 4, 8, 7, 784, 29, हाँ 841 एंड 30, 900। इतने स्क्वायर तो एटलीस्ट प्रिपेयर ही चाहिए। समझ में आ रहा है? लिहून घ्यायचे का? नाही तर लिहून घ्या, सापडणार नाही परत कुठं। क्योंकि ये मालूम है तभी हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी 480 लिखा था, समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये मालूम है कि 484 किधर है, 484, ये 484 22 का स्क्वायर है, तो 480 क्या होगा, 21.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 22 होगा। ऐसे हम रेंज फाइंड कर सकते हैं उसकी। हो गया। अब क्रॉस चेक करने के लिए देखो, जिसमें कंफ्यूजन था इधर मैंने कुछ तो किया था। आपके ट्रेडिशनल मेथड क्या है,
कि सपोज मैंने 23 का स्क्वायर में भूल गया हूँ, वो चाहिए, तो हम क्या करते हैं पहले 23 इंटू 23, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, फिर एडिशन करेंगे 9, 6 प्लस 6 हाँ 12, 2, तो ये तो आ गया 529। अगर वहाँ पे 29 इंटू 79 करना है तो फिर से क्या करेंगे 9 इंटू 9 81, फिर 1 इधर 8 कैरी, फिर 9 इंटू 2 18 प्लस 8 26, 6 इधर 2 इधर, नहीं डायरेक्ट 26 है ना, फिर बाद में इधर प्लस, फिर वहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना, वैसे नहीं करना है मल्टीप्लाई करते टाइम, एकदम सिंपल। जो भी मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो उसमें अगर स्क्वायर निकालना है, जैसे मुझे 33 का स्क्वायर निकालना है तो इसको करने का 3 का स्क्वायर कितना है 9, बट अगर 9 है तो उसको डबल डिजिट में लिखना पड़ता है, इसलिए 09, इस 3 का स्क्वायर 09, बाद में इनको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 3, इसको डबल करना है 9 का डबल, एक डिजिट छोड़ के लिख देना है 18, 9801 1089 हो गया, ठीक है। वैसे 31 का स्क्वायर करना है, क्या होगा फिर, अब पहले 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 3 का डबल, तो कितना आ गया 961, 32 का करना है, कितना होगा कितना आएगा फिर 1024, 33 हो गया 34, 09 16 24 6 5 1 1 1156, समझ में आ रहा है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए स्क्वायर कितना है अप्रोक्सीमेट, तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ रहे, हमें स्क्वायर रूट पढ़ना है, तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। चलो अब मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेटली 500 का रूट, चलो पार्थ 500 का रूट चाहिए। देखो 529 किसका है 23 का, मतलब 23 होता तो 529 एंड 22 होता तो 484, ये 500 इन दोनों के सेंटर में, मतलब हमारा आंसर भी सेंटर के आसपास होगा, तो 23 एंड 22 इनके बिटवीन जो नंबर पसंद है वो ले लो, मैंने यहाँ पे 22.5 ले लिया, समझ में आ रहा है। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली हम स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब ये नंबर कितना भी बड़ा होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1729532225, इसका रूट आपने आज तक निकाला ही नहीं होगा, ठीक है। काम क्या करना है, हमें डेसिमल शिफ्ट करना है पहली स्टेप में। डेसिमल कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 2 या 1 डिजिट रहना है, लेकिन 10 की जो पावर आ रही है वो कैसी चाहिए कंपलसरी इवन, मतलब देखो डेसिमल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 17.29, बाकी के डिजिट छोड़ देंगे, कुछ काम के नहीं होगा, इंटू 10 की पावर 7 आ रही है, चलेगा क्या, क्योंकि 7 इवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इवन बनाने के लिए लिखना पड़ेगा 172.9 इंटू 10 की पावर 6, अब आंसर आ जाएगा। अब 172 किसके क्लोज है 169 के, 169 मतलब कौन था, तो ये आएगा 13 पॉइंट, जो पसंद है आगे वो ले लो, मैंने 2 ले लिया, प्लस 6 बाहर आएंगे तो प्लस 3, घर जाके कैलकुलेटर पे चेक करो, आसपास इधर उधर ही आएंगे, 1-2 डिजिट बस इधर उधर होता है, समझ में आ रहा है। तो ये भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अप्रोक्सीमेट रेंज जो है ये स्क्वायर रूट की रिक्वायर्ड होती है। चलो नेक्स्ट 0.0004 असे आपण सोडूनच दिले असते 10 पर्यंत, है ना, स्क्वायर रूट अगर आ गया होता तो। अब सिंपल हो गया एकदम, करो। डेसिमल कैसे शिफ्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, 10 की पावर अगर ऑड ले लिया आपने आंसर नहीं आएगा। वन पॉइंट पार्थ रितेश करना बेटा, देखो क्या करना है, पहले डेसिमल शिफ्ट करना है, तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 आ रहा है इवन, तो ये बनेगा 4 इंटू 10 की पावर 4, बट प्लस लो या माइनस, क्योंकि राइट में चला गया तो माइनस, अब √4 मतलब 2,
-4 का हाफ हो गया आंसर, 2 × 10⁻²। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.02। नेक्स्ट सेम नंबर इस तरह से दिया है 0.00004। बोलो ऑड नहीं चलेगा ना, फिर इवन चाहिए। इवन कैसे करेंगे फिर? देखो इवन बनाने के लिए मतलब अगर डेसिमल यहाँ पे लेंगे तो ये 4 × 10 की पावर क्या हो रहा है -5, नहीं चलता है ऐसे। तो हमें 4 को लेना पड़ेगा 40, 40 लिया मतलब और एक डिजिट शिफ्ट हुआ, मतलब कितना हो गया -6। अब 40 ले आया है तो 6² 36 है, 7² 49 है, इसका मतलब 6 और 7 के इन बिटवीन ये 6.4 -6 बाहर आके -3 लगा। इसलिए स्क्वेअर रूट में 10 की पावर इवन चाहिए, ऑड नाही। याला जर आपण डायरेक्ट -5 घेतलं असतं याला या आंसर 4 का रूट अपन ने 2 बोला होता, 2 है क्या? नहीं है। कितना यहाँ पे 6.4। कैसे? क्योंकि डेसिमल चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूट निकालना है 11 × 10⁻19 का। थ्री 3.2 × 10⁻9 8 करेक्ट। तू सांग परत आन्सर। काहीतरी सबसे पहले -19 है, इवन है ऑड है? तो इसको इवन बनाने के लिए मुझे 11 को 110 लिखना पड़ेगा, फिर ये -20 बनेगा। अगर ये 100 होता तो 10 आता, 121 होता तो 11, उसके सेंटर में मतलब ये 10.5 होगा, -20 बाहर आने के बाद -10, 10.5 × 10⁻10। ठीक है, नेक्स्ट पार्थ येत आहे का आन्सर? काय बर 0.004। करेक्ट आंसर है। देखो इसको अगर मैंने लिख दिया 4 × 10 की पावर ये -3 आ रहा है, ऑड नहीं चलता है, तो हमें फिर से इसको लिखना पड़ेगा 40 यानी 40 10 की पावर -4। अब रूट ऑफ 40 इज 6.4 6.5 एंड -4 रूट के बाहर आएंगे तो -2। क्लियर है? अभी नेक्स्ट -2 अभी सबका करेक्ट। ठीक है, इसको 9 नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा 90 × 10 की पावर -4। 90 मतलब क्या होगा 9.5, -4 बाहर आके -2। इतने बड़े नंबर से कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उससे। हम डेसिमल शिफ्ट करते जाएंगे बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 22 × 7 5 था, 7 6 ले लो 10 की पावर 12 का
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बोलो ये कैसे किया, ये स्टेप तो समझ में आ गए। अब 22 है, देखो 25 होता तो हम 5 लेते, 16 होता तो 4 लेते रूट में, मतलब 4.5 4.6 प्लस 12 बाहर आके प्लस 6। बाद में क्रॉस चेक करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बट अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक 2 3 4 5 7 6 0 है। वन टू थ्री 4 5 6 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस। कैसे, देखो डेसिमल लेके आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं चलेगा, और एक लेना पड़ेगा 8, मतलब रूट में कितना आ रहा है 10 इंटू 10 की पावर। अब रूट ऑफ 10 मतलब मालूम है हमें 3.4 3.3 3.1 इंटू -4 -8 बाहर आने के बाद -4 हो जाएगा। फिर चलो इट्स 10:30, तो कल आते टाइम जो अपने 4 फॉर्मूले और ऐड हो गए वो भी प्रिपेयर करके आओ, तो रिमेनिंग डायमेंशंस हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।